अमेरिका ने सोचा था कि वो लेबनान को अपना नया ठिकाना बनाएगा, लेकिन उनके सपने के बीच में खड़ी हो गई थी एक पार्टी, हिजबुल्लाह। और इस पार्टी ने दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के मरीन्स को सिर झुकाकर लेबनान से लौटने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, समुद्र के किनारे बसा बेरूत कभी अरब दुनिया का चमकता हीरा था। वहाँ के कैफेज में पोइट्स, स्क्रिप्ट राइटर्स बैठते थे। इसके पोर्ट मसालों की खुशबू से महकते रहते थे। लेकिन फिर आया साल 1982। इस साल की गर्मियों ने बेरूत शहर की तस्वीर बदल दी। टैंक और हेलीकॉप्टर्स के साथ जब इजरायली फौज लेबनान में दाखिल हुई तो बेरूत शहर धुएं और गोलियों की चपेट में आ गया। हर तरफ तबाही का मंजर दिखने लगा। दरअसल इस शहर पर एक दो नहीं बल्कि 4 मुल्कों की नज़र थी। इजरायल इसके सदर्न इलाके से हमले करते हुए बढ़ रहा था, तो वहीं सीरिया के अपने सपने थे। ईरान में तब ताज़ा इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था और उसके लड़ाके बेका वैली तक पहुंच चुके थे, और इसी दौड़ में अमेरिका भी शामिल हो चुका था। दरअसल वो ईरान से भगाए जाने की खींच यहाँ निकालना चाहता था और शांति के नाम पर अकेले पड़ रहे इजरायल को सपोर्ट करने आया था, क्योंकि अमेरिका जानता था कि लेबनान में अगर उसका दबदबा रहा तो मिडल ईस्ट में उसकी साख बढ़ेगी। वो चाहता था कि बेरूत में 1948 के नकबा के बाद आकर बसे फिलिस्तीनी रिफ्यूजी हटें और उनके लिए लड़ रही यासिर अराफात की पीएलओ को भी वहाँ से हटाया जाए और सीरिया की दखलंदाजी भी कम हो, जिससे लेबनान के अंदर ईरान के बढ़ते असर को रोका जा सके। मतलब अमेरिका मिडल ईस्ट को अपने हिसाब से चलाना चाहता था। तो दोस्तों, जब इजरायल और पीएलओ के बीच सो कॉल्ड अमन कायम करने अमेरिकी मरीन्स बेरूत पहुंचे तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरे मुल्क पर कब्जा करने के इरादे से पहुंचे हैं। उन्होंने भी सोचा था कि कुछ हफ्तों में वो हालात संभाल लेंगे, पर जल्द ही उन्हें एहसास होने वाला था कि वो एक ऐसी जंग में घुस गए हैं जहां पर शायद जीतेगा कोई नहीं, लेकिन मरेंगे सब। लड़ाई सबसे तगड़ी चल रही थी लेबनान के सदर्न इलाके में, वो इलाका जो इजरायल से सटा हुआ था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वही लोग नहीं लड़ रहे थे जो लड़ाके थे, बल्कि एक साइकोलॉजिकल जंग भी चल रही थी। पब्लिक का सपोर्ट पूरी तरह से पीएलओ और दूसरे ग्रुप्स के लड़ाकों के साथ था। दीवारों पर खुमैनी के पोस्टर दिखने लगे थे। अमेरिकी जवानों की पेट्रोल अब सन्नाटे में चलती। उनको हर मोड़ पर खतरा महसूस होता। अमेरिका को जल्द ही मालूम हो गया था कि यह मिशन उसके लिए कतई आसान नहीं होने वाला है। लेकिन उनके लिए समस्या ये थी कि अगर वो वापस चले जाते हैं तो फिर ईरान के बाद एक और हार मानी जाती और दुनिया सुपर पावर पर थूकती। लेकिन अगर टिके रहे तो रोज़ाना बारूद से सामना करना था। हर दिन कोई नया बम, कोई नया हमला उनका इंतज़ार कर रहा था। पब्लिक सपोर्ट के साथ साथ ईरान के सपोर्ट से लोकल मिलिशिया भी मजबूत होती जा रही थी। लेबनानी देख रहे थे कि बाहर से आए मुल्क लेबनान को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, इसलिए धीरे धीरे लोकल्स का गुस्सा भी बढ़ रहा था। वो एकजुट हो रहे थे और हथियार उठा रहे थे। साल 1983 आते आते तक हालात इतने बिगड़ गए कि बेरूत की गलियों में कार बम धमाकों, शूटआउट और गोलियों की आवाज़ रोज़ाना सुनाई देती। हर हफ्ते कोई न कोई धमाका होता। अमेरिकी मरीन्स को इतनी जानकारी हो गई थी कि वो बारूद पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी ऑर्डर तो मानना ही था, इसलिए डरते हुए ही सही ड्यूटी निभा रहे थे। इस दौरान कई जवानों ने अपने घर खत लिखे, जिसमें वो अक्सर मिशन क्लियर नहीं होने की बात अपने घर वालों से किया करते थे। एक जवान ने अपने घर भेजते हुए खत में लिखा, मेरे कर्नल जानते हैं कि अब ये मिशन कंट्रोल से बाहर हो चुका है। वो कहते हैं शांति अब हमारे बस में नहीं, हम बस झेल रहे हैं। और वाकई हम झेल ही रहे हैं। अमेरिका की असली मुश्किल ये थी कि उसने जिस सरकार को सपोर्ट दिया था वो भी कमज़ोर साबित हो रही थी। अमेरिका और इजरायल ने बेरूत में ईसाई मिलिशिया लीडर बशीर जमाल को सपोर्ट किया था, लेकिन जब बशीर की हत्या एक बम धमाके में स्पीच देते वक्त हो गई तो उनके भाई अमीन जमाल की सरकार को अमेरिका ने सपोर्ट किया था। इसी पार्टी को इजरायल भी सपोर्ट करता था। अमेरिका ने सोचा था कि लेबनान की ईसाई सरकार उसके हिसाब से चलेगी और वो ईरान को यहाँ कदम नहीं रखने देगा। लेकिन जब मरीन्स ने जमाल की सरकार के साथ मिलकर वहाँ के लोकल मिलिशिया पर गोली दागनी शुरू कर दी तो अमेरिकी मरीन्स को बाकी गुटों ने निशाना बनाना भी शुरू कर दिया। अमेरिका और ईसाई फलांजिस्ट ग्रुप एक होकर बेरूत और उसके आसपास के इलाकों में अपने असर को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, और उनके सामने थे शिया और ड्रूज लड़ाके। सदर्न बेरूत, टायर और बेका वैली के इलाकों में शिया आबादी ज़्यादा थी और वहाँ का सबसे बड़ा गुट था अमल मूवमेंट। ये वही अमल था जिसे सीरिया की हुकूमत का खुला सपोर्ट मिला हुआ था। अमल के लड़ाके शुरू में अपने इलाकों की हिफाजत के लिए खड़े हुए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अमेरिकी फ़ौज लेबनानी सरकार के साथ मिलकर सिर्फ ईसाई गुटों का साथ दे रही है तो उन्होंने इसे विदेशी दादागिरी मान लिया। उधर पहाड़ी इलाकों में वलीद जुमलाट की लीडरशिप में ड्रूज मिलिशिया एक्टिव थी। ये लड़ाके भी सीरिया के काफ़ी करीब माने जाते थे। जब अमेरिकी फ़ौज ने प्रेसिडेंट अमील जमाल की ईसाई हुकूमत को सपोर्ट किया तो ड्रूज और शिया दोनों गुट भड़क गए और इसे अपने खिलाफ जंग मान लिया।
शहर के अंदर अब कई फ्रंट खुल गए थे। अमेरिकी और ईसाई फौजें एक तरफ थीं और उनके सामने खड़े थे वो लड़ाके जिन्हें सीरिया और ईरान दोनों से फंडिंग और सपोर्ट मिल रहा था। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि बेका वैली के अंदर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पहले ही पहुंच चुके थे और उन्होंने शिया लड़ाकों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। बहुत से नौजवान जो पहले बस अपने इलाके की हिफाजत के लिए खड़े हुए थे, अब उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि विदेशी फौजों को देश से बाहर निकालना ही असली आज़ादी होगी। सितंबर 1983 आते आते बेरूत की रातें किसी फिल्म के सीन जैसी हो गईं। आसमान में चमकते रोशनी वाले गोले, सड़क पर टूटे मकान और मरीन बेस के अंदर बढ़ती बेचैनी। हालांकि अमेरिकी आर्टिलरी अब भी जवाबी कार्रवाई करने में लगी थी, मगर सामने दुश्मन दिखाई नहीं देता था। हर हमले के बाद बस बारूद की महक रह जाती। गोलियों की लड़ाई अब दिमागों की जंग बन गई थी। मरीन्स खुद सोचने लगे थे कि अगर वो जवाब देंगे तो शहर की जनता और भड़क जाएगी, और अगर जवाब नहीं देंगे तो उन्हें एक आसान निशाना बना लिया जाएगा। वो बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे थे और आखिर जिसका डर था वही हुआ। तारीख थी 23 अक्टूबर 1983, सुबह का वक्त। बेरूत की उस सुबह हवा में हल्की ठंड थी, आसमान साफ था और सूरज समंदर के ऊपर तैर सा रहा था। अमेरिकी मरीन कैंप के अंदर हर चीज़ रूटीन में थी। कुछ जवान ड्यूटी से लौटकर अपने बंक पर लेटे थे, कुछ कॉफ़ी बना रहे थे, कोई चिट्ठी लिख रहा था और किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि अगले कुछ मिनट में क्या होने वाला है। तभी लगभग 6:20 पर कैंप के गेट की तरफ एक ट्रक आता दिखाई दिया। पुराना धूल में सना हुआ मर्सिडीज ट्रक। गार्ड ने सोचा शायद कोई सप्लाई गाड़ी होगी, लेकिन ट्रक रुकने की बजाय तेजी से आगे बढ़ा। गार्ड ने चिल्लाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ट्रक गेट तोड़ता हुआ अंदर घुस गया और इसके पहले ही कोई कुछ समझ पाता एक जबरदस्त धमाका हुआ, इतना जोरदार कि लगा भूकंप आ गया। धमाके की आवाज़ मीलों तक सुनाई दी। एयरपोर्ट की खिड़कियां टूट गईं, 4 मंजिला इमारत ताश के पत्ते की तरह बिखर गई। कहा जाता है कि विस्फोट इतना तेज था कि 12 टन TNT एक साथ ऐसा लगता था कि फट गया। हवा में सिर्फ धुआं था और उस धुएं में बिखरे थे वो जवान जो कुछ पल पहले हंस रहे थे। अब हर तरफ चीखें थीं, धूल थी, किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। एक झटके में टोटल 241 अमेरिकन की जान चली गई, सैकड़ों घायल हुए। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज का सबसे सेफ कैंप मिट्टी में तब्दील हो गया था। और इससे पहले कि अमेरिकी संभल पाते, इसके अगले ही घंटे शहर के दूसरे छोर पर फ्रेंच पैराट्रूपर्स के ठिकाने पर भी ऐसा ही धमाका हुआ। वहां टोटल 58 सैनिकों की जान चली गई। पूरे बेरूत में दहशत फैल गई। ऐसा लगता था कि बेरूत में कहीं भी कभी भी धमाका हो सकता है। अखबारों की सुर्खियों में सिर्फ एक लाइन थी, अमेरिकियों की कब्रगाह बेरूत। अमेरिकी टीवी स्क्रीन्स पर मलबे में दबे मरीन्स, चलते हुए ट्रक और कांपते हुए बचाव कर्मियों की तस्वीरें चल रही थी। पूरी दुनिया शॉक्ड थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी फौज, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कोई एक ट्रक आकर पूरे बेस को निस्तनाबूद कर देगा। यह हमला अमेरिका के लिए सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये उसको झकझोरना था और वहाँ के हुक्मरानों के घमंड पर एक करारा तमाचा था, जिसे लगता था कि वो फौज भेजकर किसी भी मुल्क पर दादागिरी कर सकता है। बेरूत अब अमेरिका के लिए मिशन नहीं, उसके जवानों के लिए कब्रगाह बन चुका था। उस धमाके के बाद बेरूत का हर कोना बदला हुआ था। मरीज के चेहरों पर अब सवाल थे कि हम यहाँ क्यों हैं। और वहीं से शुरू हुई एक नई कहानी, उस पार्टी की कहानी जिसने इस धरती के सुपर पावर को उसके मुल्क से निकल जाने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल अमेरिका और ईसाई मिलिशिया ये समझ ही नहीं पाए कि उनके सामने अब कोई एक गुट नहीं बल्कि एक पूरी फौज खड़ी हो चुकी है। बेरूत की गलियों में अब सिर्फ गोलियों की आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक नई सोच गूंज रही थी कि अब लेबनान में सिर्फ लेबनान वालों की हुकूमत चलेगी। इसी सुलगते दौर में वो बीज बोया गया जो बाद में चलकर बना हिजबुल्लाह। दोस्तों, कहानी पर आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर के। सोचो, अगर सिर्फ $50 इन्वेस्ट करके कुछ मिनट्स में $700 या $900 बन जाएं तो बिलीव नहीं होता ना। चलो देखते हैं कैसे। अगर इथेरियम में $50 इन्वेस्ट किए होते तो आज वो लगभग $900 होता। टेस्ला में 50 अब लगभग 750 होता और एनवीडिया लगभग 10 गुना ग्रो करके 500 बन गया। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर दिन ऐसे ही प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन सही टाइम पर एंट्री करना ही असली गेम है। पहले इनसाइडर सिग्नल्स और टूल्स सिर्फ प्रोफेशनल्स के पास ही होते थे, लेकिन अब पॉकेट ब्रोकर ने सब कुछ बदल दिया है। यहाँ आपको प्रोफेशनल ट्रेडर्स के सिग्नल्स मिलेंगे और एक क्लिक में ट्रेड कॉपी कर सकते हैं। डायरेक्शन, टाइमिंग और कॉन्फिडेंस लेवल सब क्लियर दिखाई देता है। और सबसे अच्छी बात, पॉकेट ब्रोकर अपने सिर्फ प्रॉफिट से ही कमीशन लेता है, मतलब आपके प्रॉफिट में ही उनका प्रॉफिट। इंडिया में 10 सालों से लीगल और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। सिर्फ छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए और अब देखिए बैलेंस। चलो एक सिग्नल को कॉपी करते हैं और देखो, फिर से प्रॉफिट।
हर सिग्नल ट्रांसपेरेंट है ट्रेडर के स्टैट्स और सक्सेस रेट के साथ। आप भी ट्राई कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करें, मेरे लिंक से रजिस्टर करें, प्रोमो कोड ROUP यूज़ करें और इजीली डिपॉजिट कर सकते हैं। UPI, पेटीएम, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर मिलेगा 100% बोनस। छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें, टेस्ट करें। पॉकेट ब्रोकर ने ट्रेडिंग को सबके लिए ईजी बना दिया है। दोस्तों, वापस लौटते हैं कहानी पर। हिजबुल्लाह के आने से पहले लेबनान में बहुत कुछ चल रहा था। पूरी कहानी समझने के लिए चलते हैं थोड़ा पहले। तो फिलिस्तीन के जो रेफ्यूजी साल 1948 के नकबा के बाद लेबनान में थे, वो यासिर अराफात के अंडर थे। उन्हीं के साथ फिलिस्तीनी लड़ाके भी थे जो लगभग रोजाना इजराइल पर हमले करते और छुप जाते। इससे इजराइल का बहुत नुकसान हो रहा था। फिर आई 6 जून 1982 की तारीख। जगह लंदन। इजराइल के एम्बेसडर श्लोमो आर्गो अपनी कार में बैठकर होटल से निकलते हैं। अभी चौराहे पर पहुंचे ही थे कि अचानक गोलियां चली और एम्बेसडर बुरी तरह घायल हो गए। दुनिया के अखबारों ने खबर फैला दी कि फिलिस्तीनियों ने एम्बेसडर पर हमला किया, लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी। बाद में मालूम चला कि गोली चलाने वाले थे अबू निडाल ऑर्गेनाइजेशन के लोग, एक ऐसा गुट जो PLO का विरोधी था। यानी जिन पर इल्जाम लगाया गया वो असल में इस हमले के जिम्मेदार थे ही नहीं, मगर इजराइल को तो बहाना चाहिए था। इजराइल ने उसी रात तय किया कि अब वक्त आ गया है PLO को रास्ते से हटाने का। इजरायली PM मेनाहेम बेगिन और डिफेंस मिनिस्टर एरियल शेरोन ने फौज को ग्रीन सिग्नल दे दिया। बस फिर क्या था, अगले ही दिन इजरायली टैंक लेबनान की सरहद पार कर गए। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया पीस फॉर गलीली, यानी गलीली के लिए अमन शांति। सोचिए, नाम में अमन था लेकिन इरादे जंग के। मकसद साफ था कि PLO को पूरी तरह खत्म करना है, उसके ठिकानों को तबाह करना है और सबसे जरूरी कि यासिर अराफात को लेबनान से बाहर निकालना है। सदन लेबनान के गांव में बम गिराते हुए इजरायली फौज आगे बढ़ी। सड़कों पर टैंकों की गड़गड़ाहट, बम के धमाके। कुछ ही दिनों में वो बेरूत के बाहरी हिस्से तक पहुंच गए। शहर को चारों तरफ से घेर लिया और 5वीं तरफ आसमान में फाइटर जेट्स उड़ा दिए। बेरूत अब एक कैद खाने में तब्दील हो चुका था। इजराइल ने कहा कि वो सिर्फ PLO को निशाना बना रहा है, मगर सबको मालूम था कि उसने घरों, स्कूलों, अस्पतालों पर भी बम गिराए थे। हर गली में मौत थी। दुनिया भर की मीडिया ने कहा कि एक इंसान के लिए पूरे शहर को सजा देने पर आमादा है इजराइल। लेकिन इसी दौरान बड़ी सफाई से इजराइल ने दूसरा खेल भी शुरू कर दिया था। वो चाहता था कि ईसाई लीडर बशीर जमाल को लेबनान का प्रेसिडेंट वो बना दे ताकि लेबनान पूरी तरह से इजराइल के पास चला जाए। बशीर की पार्टी को पहले से इजराइल की मदद मिल रही थी, मगर 14 सितंबर 1982 को एक धमाके में बशीर मारा गया। लेकिन उसकी मौत के कुछ ही घंटों बाद बेरूत ने इतिहास का सबसे काला दिन देखा। सबरा और शातिला फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप्स में इजराइल की शह पर ईसाई मिलिशिया घुसी और 3 दिनों तक भयंकर कत्लेआम हुआ। औरतें, बच्चे, बूढ़े, कोई नहीं बचा। हजारों लाशें गली कूचों में बिखरी थी। दुनिया ने टेलीविजन पर वो तस्वीर देखी और हिल गई। सारा इल्जाम इजराइल पर था। बेरूत जल रहा था और लेबनान की जनता भड़क चुकी थी। यही वो वक्त था जब अमेरिका ने दखल दिया। शांति के नाम पर मरीन्स आए, मगर वो मरीन्स ऐसे शहर में आए थे जहां पर दीवार पर पहले ही लिखा था कि अमेरिका बाहर जाओ, गो बैक अमेरिका। 1982 का वो हमला सिर्फ एक फौजी ऑपरेशन नहीं था, उसने एक ऐसे शहर की सूरत बदल दी जो कभी मिडल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था। अमेरिका जो खुद को शांति का रखवाला कह रहा था, उस वक्त खामोश था। और यही वो खामोशी थी जिसने लोकल लोगों के दिलों में शक पैदा किया कि क्या सच में ये अमेरिकन्स मदद करने आए हैं या किसी और का एजेंडा चला रहे हैं। और उधर जो बेका वैली में ईरान के कुछ ट्रेनर्स आए थे, उन्होंने लेबनान के शिया लड़ाकों को ट्रेनिंग देनी शुरू की, हथियार, कम्युनिकेशन और स्ट्रैटेजी की। वो कहते थे जो अपने घर की रखवाली नहीं करेगा वो हमेशा किसी और का गुलाम रहेगा। यहीं से एक नई सोच वाली पार्टी का जन्म हो रहा था जो आने वाले सालों में लेबनान की सबसे ताकतवर पार्टी बनी। उस वक्त किसी को पता नहीं था कि ये लोग एक दिन अमेरिकी फौज को वापस भेज देंगे। तो 1983 की शुरुआत तक मरीन्स का मिशन बदल चुका था। अब वो सिर्फ शांति नहीं बल्कि एक नई ईसाई सरकार के साथ खड़े थे। अमेरिकी जहाज USS न्यू जर्सी बेरूत के पोर्ट पर तैनात था। उसके तोपों की गड़गड़ाहट से पूरा शहर कांपता था। जब भी किसी इलाके में अमेरिकी सपोर्टर सरकार को खतरा होता तो उस जहाज न्यू जर्सी से बड़े गोले आसमान फाड़ते हुए वहां गिरा दिए जाते। लेकिन हर गोला बेरूत को अमेरिका से दूर ढकेल रहा था। बेरूत के सदर्न हिस्सों में वो सब इंतकाम बन गया था। कई गुटों ने तय किया कि वो सीधे अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। ये पहली बार था जब दुनिया ने ट्रक बम की प्लानिंग देखी, ऐसे हमले जिनका मकसद किसी बड़े फौजी ठिकाने को उड़ाना था। एक रात मरीन की बेस पर रॉकेट गिरे, फिर कुछ दिनों बाद एक कार बम फटा जिसने दर्जनों लोगों को घायल कर दिया। और फिर वो सुबह आई 23 अक्टूबर 1983 की, जिसकी बात हमने की कि एक ट्रक जिसमें टन भर विस्फोटक था मरीन बैरक में घुस गया। पल भर में 4 मंजिला इमारत मिट्टी में तब्दील हो गई। 241 अमेरिकी मारे गए। अगले कुछ ही पलों में जब दूसरा धमाका हुआ तो फ्रेंच पैराट्रूपर्स भी मारे गए। 2 घंटे में बेरूत की हवा में सिर्फ धुआं था, खामोशी थी और डर था।
वो दिन था जब अमेरिका को एहसास हुआ कि मिडिल ईस्ट की धरती सिर्फ तेल और स्ट्रैटेजी से नहीं, गुस्से और जख्मों से भी भरी है। अगले कुछ महीनों में अमेरिकी जहाज़ों ने जवाबी फायरिंग की, मगर वो किसी गुट को रोक नहीं पाए। शहर अब एक नई ताकत के हाथ में जा चुका था, जिसने न इसराइल को बख्शा न अमेरिका को। अमेरिका ने महसूस किया कि ये जंग उसकी समझ से बाहर है और फरवरी 1984 में आखिरकार मरीन्स बेरूत से चले गए। कहते हैं जहाज़ों पर सवार होते वक्त किसी जवान ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उनकी आंखों में थकन थी और जहन में सवाल कि वो यहाँ आए क्यों थे। और यहीं से शुरू होता है वो दौर जब लेबनान का नाम एक नई पार्टी से जुड़ गया, जिसने उस सुपर पावर को झुकने पर मजबूर कर दिया था। नाम था हिजबुल्लाह, यानी कि अल्लाह की पार्टी। तो दोस्तों, अमेरिका के जाने के बाद बेरूत में डरावना सन्नाटा फैल गया था। गोलियों की गूंज थम चुकी थी, लेकिन दीवारों पर पड़े निशान अब भी जंग की कहानी बयां कर रहे थे। वो जगहें जहां कभी अमेरिकी मरीन्स की गश्त होती थी अब खामोश थी। लेबनान की सरकार पहले से ही कमज़ोर थी। अमीन जमायल की हुकूमत को अब कोई सीरियसली नहीं लेता था। लेबनानी फौज भी बिखरी हुई थी और देश के अलग अलग हिस्सों पर मिलिशिया ने कब्जा कर लिया था। सदर्न इलाके के गांवों में लोगों को अब भी इजरायली पेट्रोल नजर आती, लेकिन बेरूत के अंदरूनी हिस्सों के लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया था। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था और तेहरान के लीडर्स ने यह समझ लिया था कि लेबनान वो जगह है जहां उनकी सोच और असर दोनों को फैलाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को बेका वैली भेजकर शिया लड़ाकों को ट्रेनिंग दिलाई थी, ताकि वो उनके इशारे पर बड़ी तबाही मचा सकें। सदर्न बेरूत और बेका वैली के लोग तय कर चुके थे कि वो अपनी मिट्टी की हिफाजत खुद करेंगे। इसीलिए 1984 और 1985 के बीच छोटे छोटे शिया गुट जो पहले बिखरे हुए थे आपस में मिलने लगे। उनमें अमल मूवमेंट का नाम सबसे बड़ा था, लेकिन अमल अब सीरिया की तरफ झुक चुका था और लोगों में उसका भरोसा घट गया था। बहुतों को लगा कि अमल ने बंदूक छोड़कर सिर्फ कुर्सी पकड़ी है। यही वक्त था जब एक नए आंदोलन की नींव पड़ी। कुछ नौजवान कमांडर, कुछ आलिम और कुछ पुराने लड़ाके साथ आए और उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा संगठन चाहिए जो पॉलिटिक्स से नहीं बल्कि यकीन से चले। उन्हीं बैठकों में एक नया नाम उभरा, हिजबुल्लाह। जैसा कि हमने बात की कि अल्लाह की पार्टी। शुरू में यह नाम किसी दीवार या झंडे पर नहीं, बस एक पर्चे पर लिखा गया। वो पर्चा बेरूत के और बेका और साउथ के इलाकों में बांटा गया। उसमें लिखा था, हम अपने शहर की इज्जत के लिए लड़ेंगे, हम न इजराइल को छोड़ेंगे न अमेरिका को। धीरे धीरे इस पार्टी में बागियों को इंटरेस्ट आने लगा और वो लड़ाके जो कुछ पहले बिखरे हुए थे अब एक बैनर के नीचे आ गए। साल 1985 में इस नए गुट ने अपना पहला बयान जारी किया, जिसमें साफ कहा कि लेबनान में कोई विदेशी फौज नहीं रहनी चाहिए और इजराइल का कब्जा खत्म होना चाहिए। और हिजबुल्लाह ने पब्लिक से दूरी नहीं बनाई, बल्कि वो उनके बीच उतर गए। जंग से तबाह हो चुके स्कूलों, अस्पतालों का काम संभाला, उनको दोबारा बनाया, जख्मी परिवारों की मदद की और धीरे धीरे जनता के दिल जीत लिया। इसके अलावा उन्होंने एक और काम ये किया कि अपनी लड़ाई का अंदाज बदला। अब वो खुले मैदान की लड़ाई नहीं लड़ते थे, बल्कि हर वार सोचा समझा और तेज होता। कभी एक इजरायली गश्त गायब कर देते, तो कभी एक चेकपोस्ट रातों रात खाली कर देते। एक के बाद एक गुरिल्ला हमले से इजरायलियों की नाक में दम कर दिया था। 1986 आते आते ये नई ताकत इजरायल के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। साउथ लेबनान के जिन इलाकों को इजरायल सिक्योरिटी जोन कहता था, वहाँ अब हिजबुल्लाह की मौजूदगी महसूस होने लगी उनको। उनका नेटवर्क मजबूत हो चुका था। तेहरान से पैसे और ट्रेनिंग आती रही और ये गुट धीरे धीरे लेबनान की अपनी मिट्टी की आवाज़ बन गया। जहाँ सरकार नाकाम थी, वहाँ हिजबुल्लाह लोगों के बीच मौजूद था। उन्होंने बिजली, पानी और दवा का इंतज़ाम किया। लोगों के लिए वो अब सिर्फ लड़ाके नहीं रहे, बल्कि मसीहा बन गए। शहर के गरीब कहते थे, सरकार तो सिर्फ वादे करती है, काम तो ये लोग करते हैं। 1990 तक जब सिविल वॉर ख़त्म हुई तो ज़्यादातर पुरानी मिलिशियाँ गुम हो गई, लेकिन हिजबुल्लाह बच गया, बल्कि और मजबूत हो गया। उन्होंने बंदूक भी रखी और दफ्तर भी खोले। उन्होंने समझ लिया था कि असली ताकत गोली में नहीं, जनता के भरोसे में है। और फिर वो वक्त आया जब उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा। 1992 में उन्होंने चुनाव लड़ा और पहली बार संसद में सीटें जीती। अब वो कोई छिपा हुआ गुट नहीं रहे, वो खुलेआम एक ऐसी पार्टी बन गई जिसने अपने लोगों के लिए काम किया और बाहर की ताकतों को चुनौती दी। इन लड़ाकों के जहन में 1982-83 की वो याद अब भी जिंदा थी, जब इजराइल ने बेरूत को घेर लिया था और फिर जवाब में अमेरिकी बैरक पर धमाका हुआ था। आज भी लेबनान में जब लोग उस दौर की बात करते हैं तो कहते हैं, जब अमेरिका गया था तो सबको लगा कि अब खामोशी आ जाएगी, यहाँ पर एक वीरानापन छा जाएगा। लेकिन उसी खामोशी में हिजबुल्लाह पैदा हुआ और जो मिट्टी कभी दूसरों के कब्जे में थी, उसी मिट्टी ने अब अपने रखवाले खुद पैदा कर लिए थे। 16 फरवरी 1985 को ऑफिशियली हिजबुल्लाह ने अपने मिशन का ऐलान किया, जिसमें वो इजरायली कब्जे और वेस्टर्न मुल्कों के असर के खात्मे की बात करते हैं। इसके फाउंडर्स में 3 बड़े नाम थे, अब्बास अल-मुसवी, सुबही अल-तुफैली और सैयद हसन नसरल्लाह, जिनकी कहानी मैंने पिछली वीडियो में बयां की। तो दोस्तों, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन को इसलिए मिडिल ईस्ट की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट माना जाना चाहिए क्योंकि इस एक रेवोल्यूशन ने पूरी अरब दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी। जैसे इजिप्ट के अब्दुल जमाल नासिर को देखकर
अरब दुनिया में सैकड़ों लीडर्स तैयार हो गए, वैसे ही ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन को देखकर दर्जनों मुल्क और वहाँ के बाशिंदों ने अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात करना सीख लिया। अमेरिका और ईरान दोनों एंगल से कहानी को समझने की कोशिश करें तो साफ हो जाता है कि अमेरिका चाहता था कि ईसाई सरकार लेबनान में आ जाए और अपनी फोर्सेस की मदद से वो पूरा देश कंट्रोल में ले लेंगे। बगल में इजराइल को भी सुकून रहेगा। लेकिन ईरान का कहना था कि लेबनान की ईसाई मिलिशिया जुल्म कर रही है लेबनान के मुस्लिमों पर, खासकर फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज पर, और उसको ये दिखा कि लेबनान के शियाओं को मिलाकर वो लेबनान पर अपना असर कायम कर सकता है। इसलिए उसने IRGC के लड़ाकों को वेका वैली में भेजकर उनको ट्रेनिंग फंडिंग देनी शुरू कर दी। अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं था कि वो दोबारा ईरान से लेबनान में हारे, लेकिन यहाँ भी ईरान ने उनको बुरी तरह हरा कर वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। पहले अमेरिकन एम्बेसी में धमाका हुआ, फिर एयरपोर्ट मरीन बेस में, फिर फ्रेंच जवानों के बेस पर हमला। इससे वेस्टर्न मुल्क टूट गए और भाग खड़े हुए। अमेरिका इजराइल के साथ था तो जाहिर तौर पर ईरान को उसका विरोध करना ही था। साथ में फिलिस्तीन का मुद्दा उसने उठाया तो लेबनान के सुन्नी भी साथ हो गए उसके साथ में, और शिया लड़ाकों पर तो असर पहले से ही था। सीरिया भी साथ था ही। इसीलिए कई चीज़ें ईरान के फेवर में काम कर गईं और अमेरिका को वहाँ से निकलना पड़ा। अब सवाल ये आता है कि इस आज़ादी का हिजबुल्ला ने किया क्या। अमेरिका चला गया था, उनका मुल्क आज़ाद हो गया था, लेकिन ईरान के इरादे बड़े थे और वो सिर्फ एक मुल्क से नहीं जुड़े थे। तो अमेरिकी वापसी के बाद लेबनान में एक सियासी खालीपन पैदा हुआ था। जो ताकत पहले वेस्टर्न मुल्कों के हाथ में थी, अब वो धीरे धीरे मजहबी गुटों के बीच बंटने लगी। शिया आबादी जो पहले हाशिए पर थी, अब हिजबुल्ला के जरिए नई ताकत बन रही थी। हिजबुल्ला ने इस मौके को सिर्फ जंग के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने स्कूल, अस्पताल, मस्जिदें, सड़कें और गरीबों के लिए राहत केंद्र बनाए। इससे आम लोगों में यह एहसास हुआ कि हिजबुल्ला सिर्फ बंदूक वाला गिरोह नहीं है, बल्कि उनकी आवाज़ और उनका एक तरह से सहारा है। उस वक्त लेबनान की सामाजिक बनावट बहुत मिलती जुलती थी। शिया, सुन्नी, ईसाई, द्रूज सब अलग अलग इलाकों में रहते थे, मगर हिजबुल्ला ने शिया इलाकों में अपनी पकड़ मेनली मजबूत की थी। जब बेरूत और सदर्न लेबनान में जंग का माहौल रहा तो शिया आबादी धीरे धीरे एक जगह इकट्ठी होती गई। इससे वहाँ का डेमोग्राफिक जो मैप था वो बदल गया। जिन इलाकों में पहले दूसरी कौमें थीं, अब वहाँ शियाओं की आबादी बढ़ने लगी। ईरान का असर भी बढ़ता गया। उसने पैसे दिए, हथियार दिए और सलाह भी दी कि आगे करना क्या है। ईरान ने हिजबुल्ला को सिर्फ एक लड़ाकू गुट रहने नहीं दिया था, उसने एक पूरी पार्टी बना दी थी। हिजबुल्ला ने अपनी पार्टी के जरिए बाकी मजहबी और सियासी गिरोहों के बीच अपना असर भी फैलाया। उसने मीडिया का भी इस्तेमाल किया ताकि अपने मकसद को वो हासिल कर सके। 1990 के बाद जब लेबनान का सिविल वॉर थमा तो हिजबुल्ला ने हथियार नहीं छोड़े, बाकी गिरोहों ने अपने हथियार डाल दिए। लेकिन हिजबुल्ला ने कहा कि जब तक इजराइल उनकी ज़मीन कब्जाए बैठा है वो बंदूक नहीं छोड़ेंगे। उसी वक्त वो इलेक्शन में उतरे, लेबनान की संसद में बैठे, इसके साथ ही वो सड़कों पर मौजूद थे और ऑफिस में भी। वो एक साथ मजहबी, सियासी और फौजी ताकत बन चुका था। साल 2000 में इजराइल ने आखिरकार हिजबुल्ला के हमलों से तंग आकर सदर्न लेबनान से अपनी पूरी फौज निकाल ली। ये हिजबुल्ला के लिए सबसे बड़ी जीत थी। उस दिन से हिजबुल्ला लेबनान का हीरो बन गया। हसन नसरल्लाह के झंडे गांव-गांव में लहराने लगे। लोग उन्हें लेबनान का मसीहा कहने लगे। फिर साल 2006 में जब इजराइल और हिजबुल्ला के बीच जंग हुई तो हिजबुल्ला ने दिखा दिया कि वो अब सिर्फ गुरिल्ला गिरोह नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल आर्मी है। उसने 3900 से ज़्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे। इजराइल ने बहुत ताकत झोंकी, फिर भी वो हिजबुल्ला का कुछ खास नुकसान नहीं कर पाए। इस जंग ने अरब दुनिया में हिजबुल्ला को एक आला मुकाम हासिल करा दिया। इसके बाद हिजबुल्ला ने सीरिया की जंग में भी हिस्सा लिया, बशर अल असद की हुकूमत के साथ खड़ा हुआ। अब वो ईरान, सीरिया और इराक की शिया मिलिशियाओं के साथ एक बड़े नेक्सस में शामिल हो गया था, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाने लगा। ये नेक्सस उस पूरी पॉलिटिक्स का नाम है जो अमेरिका और इजराइल के असर को रोकने के लिए अरब में खड़ा हुआ। इसमें ईरानी दिमाग था, सीरिया उसका फ्रंट था और हिजबुल्ला उसकी ताकत। ईरान ने हिजबुल्ला को मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन, इंटेलिजेंस और पैसे से मदद की। बदले में हिजबुल्ला ने ईरान का चेहरा बनकर अरब दुनिया में उसके मकसद को जिंदा रखा। उसने फिलिस्तीनी गिरोहों को ट्रेनिंग दी, सीरिया में लड़ाई लड़ी और अपने मीडिया चैनल से जंग की कहानी सुनाई। लेबनान की सियासत में हिजबुल्ला एक ऐसी ताकत बना जिसके बिना कोई हुकूमत नहीं बन सकती थी। उसके अपने स्कूल, अस्पताल, टीवी चैनल और बैंक हैं और एक देश के अंदर एक दूसरा मुल्क बन चुका था। उसकी ताकत सिर्फ बंदूकों में नहीं थी बल्कि लोगों के दिलों में थी। न केवल पॉलिटिक्स बल्कि लेबनान की डेमोग्राफी और सोसाइटी भी हिजबुल्ला ने बदल दी। जहाँ पहले ईसाई और सुन्नी पॉलिटिक्स में हावी थे, अब वहाँ शिया पावर में आ गए। तो जो कहानी अमेरिका ने 1982 के वक्त अपने जवान भेजकर शुरू की थी, उसका अंत ईरान ने हिजबुल्ला के हाथों करवाया। उसके बाद एक के बाद एक करके हिजबुल्ला ने कई गलत फहमियाँ दूर की। मसलन कहा जाता था कि इजराइल को हराया नहीं जा सकता, तो 2 बार हराया। फिर कहा जाता था कि अमेरिकी फ़ौज सुपर पावर है, उनको बाहर निकलने पर भी मजबूर किया और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का फेस बन गया हिजबुल्ला। लेकिन पिछले साल 2024 के सितंबर महीने में इजराइल ने
बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्होंने हसन नसरल्लाह की जान ले ली, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह बिखर गया है। अब अगर हसन नसरल्लाह के जाने के बाद हिजबुल्लाह का क्या हाल है, वो क्या कर रहा है, ये जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। अगला वीडियो उसी पर बना दूंगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स करके बताइए। और प्लीज़ भाई सुपर थैंक्स भेज कर या फिर चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं और किताबें खरीद सकूँ और बेहतर वीडियोज़ आप लोगों तक ला सकूँ। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।